नमस्ते बच्चों। आज व्यावसायिक वातावरण जो है उसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में आर्थिक वातावरण इस पर चर्चा करेंगे। और आपको जानकारी में बता दूं मैं कि हमारा भारत देश जो है 1990 के पहले की स्थिति भारत देश की बहुत दयनीय थी। आज आप लोग जो आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे परफ्यूम मिल रहे हैं, आप लोगों को विदेशी ब्रांड के जूते मिल रहे हैं, टी शर्ट्स मिल रही हैं। ये 90 के पहले के दशक में ये चीज़ें जो हैं बड़ी दुर्लभ थी। संभवतः है आप अपने मम्मी पापा जो हैं और दादाजी वगैरह होंगे तो उनसे आप पूछना, वो आपको बड़े सरलता और सहजता से बता देंगे कि 90 के दशक के पूर्व भारत कैसा था। ये चीज़ें जो आज आपको मिल रही हैं ये मिलना बहुत मुश्किल था उस समय में। और भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसके पीछे कई कारण थे। उसके पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण था। उसके पीछे सरकारी जो जितने भी फैक्ट्रियां और कारखाने थे ज़्यादा मात्रा में थे, तो वो भी घाटे में चल रहे थे। वहाँ पे भी भ्रष्टाचार था। और भी अनेक कारण निकल के आएंगे। आयात और निर्यात नीति जो थी हमारी वो अच्छी नहीं थी, है ना। और मुद्रा प्रणाली भी हमारे यहाँ की उतनी अच्छी नहीं थी। आज का जो एक आधुनिक समय जो आप देख रहे हैं, इसके जन्मदाता यदि भारत में कहा जाए, आधुनिक भारत के जन्मदाता भारत के प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिंह राव करके एक प्रधानमंत्री हुए। 16-17 भाषाओं के ज्ञाता थे और काफ़ी ब्रिलियंट थे। जब वे प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी के मृत्यु के उपरांत, तो उनकी वो कुशाग्र बुद्धि जो है इस ओर हमेशा जाती थी कि भाई भारत माने अमेरिका विकसित है, जापान विकसित है, ऑस्ट्रेलिया विकसित है, कनाडा विकसित है, भारत विकसित क्यों नहीं है, हम इतने पिछड़े क्यों हैं। उन्होंने कारणों की समीक्षा करी और उन्हें समझ में आया कि भारत के जो व्यापार संबंधी कानून हैं इनमें आमूल चूल परिवर्तन लाना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने ही भारत में उदारीकरण की नींव रखी। सन 1991 में हमारे यहाँ उदारीकरण लागू हो गया। अब यहाँ पर आप इस एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें जैसे मैंने बोला कि भारत में उदारीकरण 1991 में लागू हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर का प्रश्न बन जाता है बेटे, ठीक है। और इस चैप्टर में पुराने कोर्स के हिसाब से देखें तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है और 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आएगा। तो उस दृष्टि से हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा और उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं जो 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं। आप अपनी कॉपी में उसे अभी वीडियो देखते समय ही नोट करेंगे। पहला, फेरा का पूरा नाम क्या है। फेरा का पूरा नाम विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, ये 1 नंबर में पूछ लेता है। दूसरा पूछता है सेज, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इसका नाम है, ये नोट कर लीजिए, ये याद करना है आपको। इसके बाद फेमा क्या है, इसका पूरा नाम बताइए।
तो विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, ये ध्यान रखना है आपको। और सेबी, ये तो पूरा पाठ लेसन ही आपको आएगा आगे चल के। तो इसका है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, इन पर अपन विस्तृत चर्चा करने पर यदि जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, और चूँकि 5 नंबर का चैप्टर है उसका भी हमें ध्यान रखना है, समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ बातें जो हैं 5 नंबर, वो 4 नंबर के हिसाब से एक क्वेश्चन जैसे अध्ययन के दौरान हमने देखा कि उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब भाई सबसे पहले तो उदारीकरण क्या है, ये भला क्या है सर, हमें तो मालूम ही नहीं, आप बता रहे हैं। अब मैं पुस्तक में जो ऐसा लिखा है वैसा पढ़ के यदि आपको सुना दूं वीडियो में, तो फिर आप ही ना पुस्तक पढ़ लें। पढ़ाने का मतलब ही नहीं यदि मैं पुस्तक पढ़ा के सुनाने लगूं तो। देखिए, उदारीकरण का मतलब ये है कि जब किसी भी देश में विश्व व्यापार और स्वयं के देश के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार नीतियां, बाजार नीतियां अत्यंत उदार कर दी जाती है ताकि व्यापारी बड़ी स्वतंत्रता के साथ व्यापार कर सकें, तो इसे ही हम उदारीकरण कहते हैं। एक वाक्य या 2 वाक्यों में हम देखेंगे कि उदारीकरण से आशय देश के व्यापार नीति को अत्यंत उदार कर देना ही उदारीकरण कहलाता है। 1 नंबर में पूछ सकता है, आप ये नोट करेंगे। तो ये उदारीकरण की नीति हमारे भारत में नरसिंह राव जी की सरकार के समय बनाई गई। उन्होंने देखा कि हमारे देश के कानून ही इतने पेचीदे हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति या हमारे देश का ही व्यक्ति हमारे देश में कारखाना खोलना चाहता है तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी भाई। लाइसेंस लेने के लिए उसको अनेकों विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे, फिर वहाँ पर रिश्वत उसे देनी पड़ती थी और महीनों लग जाते थे, लेकिन उसको लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता था। आखिर में परेशान होकर वो छोड़ देता था। उन्होंने बोले बेकार है, बेवकूफ़ी है यहाँ पैसा लगाना। लेकिन जैसे ही उदारीकरण की नीति आई तो ये लाइसेंस प्रणाली जो है उन्होंने टोटल ही समाप्त कर दी कि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, लाइसेंस वाला सिस्टम ही बंद कर दो। अब ना तो आपको किसी ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत है ना कुछ, आप बड़ी आसानी के साथ अपना बिजनेस स्वयं शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उदारीकरण का मतलब समझाया आपको। ऐसे ही वैश्वीकरण, ये उदारीकरण से ही जुड़ा हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है ये आप समझें तो पूरे विश्व के सभी देश जो हैं इसमें आसानी से एक दूसरे के यहाँ व्यापार बिना किसी बाधा के कर सकें, तो इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसमें भी कानून जो हैं वो लचीले बनाए जाते हैं, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। पहले के समय में भारत में वैश्वीकरण की व्यवस्था जो थी बड़ी कठोर थी। विदेशी लोग भी हमारे यहाँ पूंजी लगाने से हिचकते थे। उन्हें प्रॉब्लम होती थी कि इंडिया में पैसे कैसे लगाएंगे, यहाँ तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ज़्यादा है, यहाँ हमारा पैसा फंस जाएगा, फैक्ट्रियाँ, श्रम कानून बड़े कठोर हैं, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। डरते थे लोग यहाँ पर आने से। तो ऐसी सिचुएशन में वैश्वीकरण के अंतर्गत ये किया गया कि साहब ये हमारे देश के अंदर में जो विदेशी व्यापार है, अन्य देशों के साथ व्यापार है, वो हम आपस में बड़ी सरलता से कर सकें, ऐसा सिस्टम बनाया गया। तो उस सिस्टम को ही वैश्वीकरण कहते हैं। मैंने सरल शब्दों में इसको समझाया।
अब 2 नंबर में पूछा या 1 नंबर में पूछा वैश्वीकरण क्या है, तो आप केवल लिखेंगे वैश्वीकरण 2 बिंदु डैश, कि वैश्वीकरण से आशय जब कोई देश अन्य देशों के साथ व्यापार करने संबंधी नीतियों को अत्यंत सरल कर देता है, तो ऐसे नीति को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। बड़े आसानी से बात आपके समझ में आई होगी, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें मैंने कई वर्षों के अध्ययन में मेरे को एक बात समझ में आई कि बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और उनके संबंध ऐसे अंतर संबंध होते हैं कि 2 प्रश्नों का एक उत्तर बन जाता, 2 in 1 क्वेश्चन बन जाता है। तो वैश्वीकरण के उपाय या घटक बताइए, प्रश्न नोट कर लीजिए, और उदारीकरण के उपाय या घटक बताइए। ये 4 नंबर में यदि आपसे प्रश्न पूछा तो उसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स मैंने निकाले हैं जो आप नोट करेंगे। पहले नंबर पे आएगा व्यापार नीति। पहले नंबर पे व्यापार नीति 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे। अब भी मैंने आपको क्लियर किया था। अब उदारीकरण आ गया तो वहां उदारीकरण लिख देना, निजीकरण आया तो निजीकरण लिख देना। तो मैं वहां डैश डैश बोल रहा हूं कि डैश डैश के अंतर्गत देश के विकास हेतु व्यापार नीति को अत्यंत लचीला और सरल बना दिया गया, ताकि देश में व्यापार की बहुत अधिक प्रगति हो सके। इतना लिखिएगा। गाइडों में कठिन भाषा, पुस्तक में कठिन भाषा, उत्तर कैसा याद करेंगे। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे विदेशी निवेश। ये दूसरा पॉइंट छांट के निकाला मैंने कि डैश डैश के अंतर्गत, अब जो डैश डैश आ रहा है ना, वहां पर आपको उदारीकरण या वैश्वीकरण लिख देना, जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से लिख देना कि डैश डैश के अंतर्गत भारत देश में विदेशी निवेश की जो नीति है। विदेशी निवेश का मतलब क्या हुआ बेटे? विदेश के लोग हमारे देश में पैसा लगाएं, धन लगाएं बिना किसी हिचक के, उसको कहते हैं विदेशी निवेश। तो डैश डैश के अंतर्गत भारत देश में विदेशी निवेश संबंधी कानूनों को अत्यंत सरल कर दिया गया, ताकि विदेशी लोग भी हमारे देश में आकर पैसा लगाएं और हमारे देश में उद्योग धंधे तेजी के साथ पनपे। तीसरा लिया करों में सुधार। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये बताया गया है कि साहब देखिए, करों में सुधार का मतलब ये हुआ, देखिए टैक्सेशन प्रणाली यदि बहुत ज़्यादा कठिन होगी तो हम कोई भी व्यापारी वहाँ पैसा लगाना पसंद नहीं करता। तो करों में सुधार 2 बिंदु डैश करके लिखेंगे कि भारत देश में डैश डैश के अंतर्गत कर ढांचा प्रणाली जो है, माने कर लगाने की जो प्रणाली है, उसको बहुत अधिक सरल बना दिया गया ताकि व्यापारियों को परेशानी ना हो। इसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे आप लचीले कानून। भारत देश में डैश डैश के अंतर्गत व्यापारियों, उद्योगपतियों और निवेशकर्ता माने पैसा लगाने वालों के लिए कानून अत्यंत लचीले कर दिए गए, ताकि देश में तेजी के साथ औद्योगिक और व्यापारिक विकास हो सके। और आरक्षण समाप्त। अब ये आरक्षण, आप ये जाति वाला आरक्षण मत समझ लीजिएगा कि उन्हें बोले वो ST SC OBC वाला आरक्षण नहीं है भाई। हमारे देश में पहले की स्थिति ये थी बेटे, 90 के दशक में, 90 के पहले के दशक में कम से कम 18 उद्योग धंधे गवर्नमेंट के अंडर में चलते थे। और ये 18 उद्योग जो गवर्नमेंट के अंडर में चलते थे, ये यहाँ पर भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, नेतागिरी, इसके कारण से ये सारे के सारे 18 उद्योग जो हैं घाटे में चल रहे थे। सारी सरकारी फैक्ट्रियाँ घाटे में चल रही थी और गवर्नमेंट को फायदा दिलाने की जगह और उल्टा घाटा दिला रही थी। माने गवर्नमेंट ने 90 के दशक के पहले ये 18 उद्योग आरक्षित करके रख लिए थे कि इस पर हमारा ही कब्जा रहेगा, हम ही करेंगे काम।
प्राइवेट आदमी नहीं आ सकता इसमें। तो यहां पर आरक्षण उन्होंने समाप्त कर दिया साहब। पहले 18 उद्योग आरक्षित थे, बाद में 15 किए गए और आज वर्तमान में 5 उद्योग आरक्षित हैं जो गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, रेलवे विभाग, ये गवर्नमेंट के हाथ में। ये भी पूछ लेता परीक्षा में, ये ध्यान रखिएगा आप कि वर्तमान में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों की संख्या 5। कोई 2 उद्योगों के नाम बताइए, तो परमाणु ऊर्जा विभाग और रेलवे विभाग, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब इसमें पॉइंट जो है आरक्षण समाप्त में केवल 2 बिंदु डैश करके आपको ये लिखना है कि डैश डैश नीति, माने उदारीकरण आ गया उदारीकरण, वैश्वीकरण आ गया वैश्वीकरण के अंतर्गत देश की सरकार ने उद्योगों में आरक्षण जो था वो समाप्त करा और 18 उद्योगों जो आरक्षित थे उसको 5 पर ला दिया। बस इतना भर लिखना है आपको। तो ये 2 in 1 क्वेश्चन आंसर हो गया आपका। अच्छे से बात समझ में आई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करें, नहीं तो ना करें, ठीक है भाई। अच्छा लगे तो कर दीजिए, नहीं लगता तो मत करिए, आप कोई दिक्कत वाली बात